शर्जील इमाम की गिरफ्तारी को 6 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक शर्जील इमाम को ज़मानत नहीं मिल सकी। एक मर्तबा भी शर्जील इमाम को ज़मानत नहीं दी गई है। और पिछले दिनों यानी 5 जनवरी 2026 को जब सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगा के इल्ज़ाम में कुछ लोगों को रिहाई मिली, ज़मानत मिली, तो उसमें भी शर्जील इमाम और उमर खालिद को ज़मानत नहीं दी गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगले 1 साल तक ये लोग ज़मानत के लिए पिटीशन भी दायर नहीं कर सकते हैं। शर्जील इमाम को 28 जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और 28 जनवरी 2026 में 6 साल पूरे हो गए हैं। शर्जील इमाम का जुर्म क्या है, ये भी किसी को नहीं बताया जा रहा है। शर्जील इमाम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है दिल्ली दंगा भड़काने का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फरवरी 2020 में जो फसाद हुआ था, जो दंगा हुआ था, उसके लिए मीडिया और पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है शर्जील इमाम को। लेकिन सच्चाई यह है कि शर्जील इमाम दिल्ली राइट से पहले ही जेल जा चुके थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली दंगा हुआ था 24, 25, 26 फरवरी 2020 में और शर्जील इमाम को 28 जनवरी 2020 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साल 2020 में दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और फिर पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग के अंदाज का प्रोटेस्ट होने लगा। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वहाँ प्रोटेस्ट को जिन नौजवानों ने लीड किया, जिनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में एहतजाज करने की रूह जिंदा हुई, बेदार हुई, उसका क्रेडिट इसी नौजवान शर्जील इमाम को जाता है। शर्जील इमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, वो तालीम हासिल कर रहे थे, इधर वो नौजवानों को बेदार कर रहे थे, अवेयरनेस ला रहे थे। इसी दौरान मीडिया ट्रायल उनका हुआ, उनकी एक स्पीच को काट छाँट कर पेश किया गया और अब 6 साल हो चुके हैं, अभी तक शर्जील इमाम की रिहाई नहीं हो सकी है। 2 दिन पहले यानी 29 जनवरी 2026 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन के एक ग्रुप ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और पूरी क़ुव्वत के साथ यहाँ तमाम लोगों ने शर्जील इमाम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मनोज कुमार झा मौजूद थे। प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब वहाँ मौजूद है, सबा नकवी साहिबा मौजूद है जो सीनियर जर्नलिस्ट है। इसके अलावा भी सिविल सोसाइटी का पूरा ग्रुप प्रेस क्लब में मौजूद था और सभी ने बैक आवाज़ होकर शर्जील इमाम को ज़मानत न देने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल कायम किया गया। शर्जील इमाम को जिस तरह बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर जुर्म के जेल में अभी तक रखा गया है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई। प्रेस क्लब में क्या कुछ कहा गया, ज़रा अब सुनिए। चक्का जाम किया था हमने, शर्जील ने तो बोला ही, चक्का जाम और क्या होता है, अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति। मुझे इसमें सरकारों से, पुलिस से, आईबी से उतना कष्ट नहीं है जितना माननीय जुडिशियरी से। When I looked at the language employed by the judiciary in this case, क्या था? Delay in trial cannot be sufficient ground. और सुना अगले ही दिन एक दूसरे मामले में delay in trial was a valid ground for granting bail. हम इस दौर में जी रहे हैं। हर्ष भाई को भी मैं सुन रहा था, एक मेजॉरिटेरियन इथॉस इस देश को चला रहा है। मैं अपने तमाम पुलिस के भाइयों से भी कहूंगा, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। मैंने ये लेख लिखा अंधों पैरों को सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए कि मुल्क से मोहब्बत है तो सरकार से हो सकता है नफरत हो, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत है। आपने दोनों को एकाकार कर दिया और पूरी की पूरी ये जो नुमाइश लगाई हुई है वो इस आधार पे लगाई हुई है। किसी का भी आप स्पीच सुनिए, राइटिंग देखिए, वो क्या कह रहा है, सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है। द अदर डे माइकल प्रांति, ही डाइड। ये तो अमेरिकन थे, अपनी सरकार की बकिया उगेर के रखते थे। व्हाट आर वी अप टू? मैं ज्यादा वक्त लेके नहीं कह सकता कि स्लोगन इन इटसेल्फ कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर सेडिशन,
treason, because sloganeering in a democracy is part and parcel of our everyday political discourse. वही सरकार और उसी सरकार का प्रभाव जब न्यायिक संस्थाओं पर पड़ता है तो पूरा का पूरा ट्विस्ट किया जाता है, as if the slogans were against the nation. Now, people were on roads, CA and RC को लेकर के, और वो वैलिड था. आज भी आप उसको ढंग से नहीं कर पाए. विक्टिम यहाँ पर नजीब हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है. विक्टिम उसको कहते हैं कि जिसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो जाए जिसके लिए वो तैयार ना हो. हम पहले दिन से तैयार हैं. जिस दिन हम सड़क पे उतरे हैं, हमारे शर्जील भाई हो, हम हों, या हमारे जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स हों जिन्होंने अपनी, किसी ने आंखें खोई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पाँव फटा, सर फटा, कितनों ने बच्चे खो दिए, तो वो पहले दिन से तैयार हैं सड़क पे जिस दिन उतरे हैं कि हम इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अपने हुकूक के लिए. तो वो पहले दिन से तैयार हैं. और जब लड़ाई अब लड़ने उतरते हैं अपने हक के लिए, तो आप विक्टिम नहीं हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं. आज तक मैंने किसी को नहीं बताया. मुझे 10 घंटे पुलिस ने नंगा करके ज़मीन पे बैठाया, नंगे हालत में मेरी वीडियो बनाई है. पुलिस ने मुझे खुले मैदान में दौड़ाया, बोला इनकाउंटर कर दूंगा. मेरे मुंह में पिस्टल कॉक करके मुझे मारने की धमकी दी गई है. मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे इसको फंसाने के तौर पे नहीं बताना था, ना कहानी और फिल्म के तौर पे दिखाना था. वो हुआ. मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा. मौत है, आएगी. डरना किस चीज़ से? मोदी जी नहीं मरेंगे, अमित शाह जी नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, शर्जील नहीं मरेंगे, सबको मौत है, आनी है. तो किसी एक सरकार से, किसी एक इंस्टीट्यूशन से डर के फिर तो जीना छोड़ दीजिए. 2019 की याद कीजिए. 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया, उस कानून के बारे में कानून जानने वाले सारे लोगों ने, संविधान जानने वाले सारे लोगों ने और राजनीतिक दलों ने भी यह कहा कि वह कानून संविधान विरोधी है. और उसके संविधान विरोधी होने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. इसमें हर धर्म के मानने वाले को बराबरी का हक है. हिंदुस्तान की शहरियत या नागरिकता हासिल करने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन 2019 के कानून के ज़रिए एक ऐसा रास्ता बनाया गया जिस रास्ते के मुहाने पर ये लिख दिया गया कि इस रास्ते पर मुसलमान नहीं चल सकते. ये बहुत सीधी सी बात है कि आपने एक रास्ता बनाया शहरियत हासिल करने का, और उसके मुहाने पर ही आपने लिख दिया कि इस रास्ते पर हर कोई चल सकता है, मुसलमान नहीं चल सकता. या आप एक बहाने से कर रहे थे. आप ये कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं उनको हम राहत देने के लिए यह कानून बना रहे हैं, उनको नागरिकता देंगे. बात चूँकि पुरानी हो गई है और आकर सिमट जाती है हिंसा तक, तो इसको याद दिलाना ज़रूरी है. और तब उसी वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध किया, जिसका भयंकर दमन किया गया. जामिया मिलिया इस्लामिया में लाइब्रेरी के भीतर घुसकर, कैंपस के भीतर घुसकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में स्टन ग्रेनेड से हमला किया गया छात्रों पर. शर्जील इमाम भी शामिल थे, उमर खालिद भी थे, जितने लोग यहाँ पर हैं, अतहर और बाकी तमाम लोग, मीरान और सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए. कुछ एज स्पीकर शामिल हुए, कुछ एज कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, कुछ एज मोबिलाइजर्स शामिल हुए. ये सब लोग इसमें शामिल हुए. क्या प्रोटेस्ट करना इस देश में गुनाह है? क्या विरोध प्रदर्शन करना इस देश में गुनाह है? क्या यह एक आतंकवादी गतिविधि है विरोध करना? शर्जील इमाम पर यह आरोप लगाया जाता है कि, और इन बाकी लोगों पर, कि इन लोगों ने सड़क जाम का आह्वान किया. और सड़क जाम को एक टेररिस्ट एक्ट कहा जा रहा है इस मुल्क में. 1947 के पहले नहीं तो 1947 के बाद, और हम सारे लोग अपने छात्र जीवन से लेकर आंदोलन करते रहे हैं. हम सब लोगों ने न जाने कितनी बार सड़क जाम की है. सड़क जाम किस वक्त से एक टेररिस्ट एक्ट हो गया? यह सवाल किया जाना चाहिए. क्यों उसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़ा वायलेंट और टेररिस्ट एक्ट है?
शर्जील इमाम ने और कुछ नहीं कहा था। शर्जील इमाम ने यही कहा था कि आप जाम करें और आप ये दबाव डालें कि सरकार आपकी बात सुने। हम सड़क जाम इसीलिए करते हैं कि सरकार पर दबाव पड़े कि वह हमारी बात सुने। हम जब भी विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उसमें असुविधा होती है। विरोध प्रदर्शन बिना असुविधा के नहीं होता है। तो ये कहना कि साहब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इससे लोगों को असुविधा हो रही थी, इसका मतलब आप एक आतंकवादी कृत्य कर रहे थे, इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। हर विरोध प्रदर्शन में असुविधा होती है। उसके बाद किसान विरोध प्रदर्शन हुआ, हम उसको भी आतंकवादी कहने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि वो मुसलमान नहीं थे इसलिए वो एक हद के बाद आगे नहीं बढ़ सका। सिखों को खालिस्तानी कहा गया, लेकिन एक हद के बाद आप उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सके, और उसके राजनीतिक कारण भी थे। और उन्होंने भी सड़क जाम की थी। तो फिर सड़क जाम कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है। अदालत में जिस तरह बहस चल रही है पिछले 5 साल से, और उसमें अदालतें जो कुछ बोल रही हैं, और अदालतों ने खासकर शर्जील इमाम के मामले में और उमर खालिद के मामले में जो बातें कही हैं, वो हिंदुस्तान के जनतंत्र के लिए और हिंदुस्तान के अदलिया के लिए, खुद न्याय तंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। वह इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ, उमर खालिद ने ये नहीं कहा था, लेकिन उमर खालिद इतना शातिर दिमाग है कि उसके दिमाग में कुछ था जिसको वो नहीं बोल रहा था, और इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जमानत नहीं मिल सकती। और शर्जील इमाम तो खैर आतंकवादी हो ही गए, क्योंकि शर्जील इमाम ने तो खुले तौर पर सड़क जाम के लिए कहा था, इसलिए शर्जील इमाम को बरी नहीं, माफ नहीं किया जा सकता। फिर इन दोनों का दूसरा जुर्म क्या है? इन दोनों का दूसरा जुर्म है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं। मुसलमान जब बहुत पढ़ा लिखा हो जाए तो वो शातिर दिमाग के अलावा कुछ हो नहीं सकता। यह अदालत की समझ है। इस बीच में शारजील उमर का नाम तो लोग लेते हैं, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा वकील भी हैं, पूरे टॉप वकीलों ने लड़ा वो केस, और कोई भी जंग ख़त्म नहीं होता। कोई भी, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम नहीं है आप लोगों को भाषण देना, बिल्कुल नहीं, मैं ये अपना मानती भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैंने कम्युनलिज्म को देखा है, तो ये मानना कि वो नहीं था और अब आ गया है, वो गलती होगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही भयानक तब भी था मुसलमानों के लिए, और अगर आप डेटा देखें तो दलित के लिए और आदिवासियों के लिए कुछ इलाकों में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग जस्टिस बहुत भयानक था। लेकिन अब तो ये पॉलिटिकल प्राइड का मसला हो गया है। जो चिकन नेक की जो बात, अब इतनी लंबी ज़िंदगी हमने बिता दी, तो ज़रूर हमने कहीं ना कहीं किसी चक्का जाम में हिस्सा लिया होगा, और वो इस तरह से भी हुआ होगा कि हमारे इलाके में लोग को पानी नहीं मिल रहा है और लोग बैठ गए चक्का जाम पे, कहा कि भाई इसको ही नहीं निकलेगा, हम इधर से उधर लोगों को जाने नहीं देंगे। ये भी एक तो ये जो, और वही शारजील इमाम जिसका मोस्ट इन्फ्लेमेटरी आई थिंक इज द चक्का जाम, यू आर द लॉयर, कि उन्होंने कहा कि वो चिकन नेक, अब उस चिकन नेक से हम लोग चलते हैं, उस पार पहुंचते हैं, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर तो वाह क्या बयान दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली सपोज टू बी द लुक आफ्टर ऑल सिटीजन्स इक्वली। पैसे मत दो मियाँ लोग को, अगर 5 रुपये का बिल है तो अब 4 दो, उनको भगाएंगे हम, और 4 लाख ऐसे सजेस्ट किया है कि उनको हम वोटर रोल से हटाएंगे। वैसे वो भी आजकल कंपटीशन चल रहा है, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें कह दी हैं और करा दी हैं पॉलिसी के लेवल पे। हो सकता है उड़ीसा में भी अब एक लेबोरेटरी बन रही है, हालांकि मुसलमान कम हैं। अब आप लोग गौर करिए, एक ज़माने में कहते थे कि बहुत मुसलमान हैं, अब वो हमको ओवरटेक कर देंगे, अब जहाँ बहुत कम है वहाँ पे नई लेबोरेटरीज बन रही हैं। हमारे साथी शर्जील इमाम हैं और हमारे साथी उमर खालिद हैं, वो जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं। मैं भी उसी जेएनयू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और हमें इस बात को बार बार कहने की ज़रूरत है कि ऐसे दौर में आज हम सभी यहाँ पे जिंदा हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश भर में किस तरह से इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। जब हम इन केसेस की बात करते हैं तो हमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों ऐसी कंडीशन बन रही है
जहाँ पे किस तरह से खुलेआम इस तरह का इनजस्टिस हो रहा है और उस पर कोई भी नेशनल लेवल पे मोबिलाइजेशन हम नहीं देख पा रहे हैं। इसमें हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से कम्युनलिज्म आज इस देश में जो बढ़ा है, इसकी जड़ें कहाँ से आती हैं। उस कम्युनलिज्म को हम 2014 से, जैसे एक और स्पीकर ने यहाँ पे मेंशन किया था कि वो 2014 में नहीं आया है, वो कम्युनलिज्म 1947 में भी नहीं आया है। वो कम्युनलिज्म का हिस्ट्री आप जितना पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो बहुत सालों से इस देश में मौजूद है। और हमने देखा कि किस तरह से पार्टीशन के टाइम पे वायलेंस हुए, किस तरह से उस वक्त भी दंगे हुए और मुसलमानों को किस तरह से मारा गया। हमने देखा कि किस तरह से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया, उस वक्त भी दंगे हुए, उस तरह भी किस तरह से मुसलमानों को मारा गया। और आज भी हम देख रहे हैं कि चाहे गौरक्षा के नाम पे मुसलमानों को किस तरह से मारा जा रहा है, लगातार देश भर से मॉब लिंचिंग की घटनाएं आती हैं और इन घटनाओं को किस तरह से नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। आज हम अखबारों में इन घटनाओं को पढ़ के हम शॉक भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा की स्थिति बन चुकी है। किस तरह से मुसलमानों के घरों को डिमोलिश करने की घटनाएं लगातार देश भर से आती हैं। तो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, हमें सवाल उठाने की जरूरत है कि नफरत की राजनीति को चलाने वाले इस देश में आखिर कौन लोग हैं। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि ये वही संघ की मेंटालिटी है जिसने लगातार मुसलमानों को विलेनाइज किया है और उन्होंने किस तरीके से बार बार इस देश के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि आपको इस देश में आपको कहीं बाहर दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आप उसी को एक विलन की तरह देखिए, उसी कम्युनिटी को आप एक दुश्मन की तरह देखिए। 3 बाग के प्रोटेस्ट हो रहे थे एंड दैट्स द क्रोनोलॉजी दैट आई हैव एक्चुअली इलैबोरेटेड अपॉन इन द आर्टिकल कि हर दिन कोई ना कोई हेट स्पीच हो रही थी। कपिल मिश्रा हो गए या अनुराग ठाकुर, ये सब इस तरह की स्पीचेस दे रहे थे कि गोली मारो। मतलब कोई इनडायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं था, एकदम डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस था कि आप गोली मारिए इन्हें, अगर ये सड़क पे दिखें तो आप इनको पकड़ के मारिए। इस तरह की स्पीचेस वो साफ साफ दे रहे थे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उनके अगेंस्ट जो केस चल रहा था वो डिस्पोज ऑफ हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक कपिल मिश्रा के अगेंस्ट था वो केस, तो उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये दोनों लड़के जो साफ साफ कह रहे हैं, ठीक है मुझे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन वो ये तो कह ही रहे हैं ना कि आप वायलेंस मत करिए, तो आप किस बेसिस पे उनको टेररिस्ट कह रहे हैं? टेररिस्ट तो वो होता है जो टेरर इन्वोक करे दूसरे के अंदर। अगर कोई मुझे कहता है कि आप उसे जाके गोली मारो, तो दैट विल इन्वोक अ सेंस ऑफ टेरर इनसाइड मी, नॉट द अदर वे अराउंड। सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन वो षड्यंत्र वो नहीं था जो दिल्ली पुलिस कह रही है। मैं IAS अफसर रहा, 6 ज़िलों में कलेक्टर रहा हूँ, दंगों को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ। एक चीज़ बहुत साफ़ है कि कोई भी, जिसे हम दंगा कहते हैं, कोई भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकती है अगर सरकार नहीं चाहती है कि वो चले। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री बैठती है देश के, यहाँ पे तीनों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, सारे पार्लियामेंट्री एजेंसीज़ के नेशनल हेडक्वार्टर्स हैं। उनके लिए जो एक छोटी सी झड़प राष्ट्रीय राजधानी के एक किसी किनारे में हुई, उसे रोकने में मतलब लिटरली 2 या 3 घंटों से ज़्यादा नहीं लगता अगर सरकार की नीयत थी कि वो उसे रोके। सरकार चाहती थी, इसलिए ये 3 दिन 4 दिन चली। और वो षड्यंत्र को हम भारत के नागरिकों को हमें उसे पहचानना ज़रूरी है और उसके ख़िलाफ़ बहुत देर हो गई है, लेकिन हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी सरकार को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमें मज़हब और जाति के नाम पे लड़वाए और उससे उनको एक राजनीतिक उसका लाभ मिले। आपने सुना इन तमाम नेताओं को, एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम भी मौजूद थे। उन्होंने दर्द बताया
उन्होंने अपनी आप बीती बताई। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि शर्जील इमाम 6 सालों से जेल में बंद है, तो शर्जील इमाम की माँ पर क्या गुजर रही होगी, उनकी फैमिली किस हाल से दो चार होगी। मुज़म्मिल इमाम जब बताते हैं कि उनकी माँ को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुज़म्मिल इमाम से मिला टाइम्स के नुमाइंदा सिराज अहमद ने भी बातचीत की। अब सुनिए क्या कुछ कहा मुज़म्मिल इमाम ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील इमाम के भाई। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज ये प्रोग्राम रखा गया था क्योंकि शर्जील इमाम को 6 साल पूरे हो गए हैं हिरासत में, लेकिन अभी तक बिना किसी ट्रायल के उनको बेल नहीं मिली। हालांकि कुछ लोग ज़रूर बाहर आए थे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखें आप आज का जो प्रोग्राम था? शर्जील इमाम को 6 साल हो गए और जिस तरीके से आपने बात रखी हिम्मत के साथ, कैसे क्या बोलेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये मामला सिर्फ शर्जील इमाम का नहीं, शर्जील इमाम जैसे और लोगों का है जो लगातार सरकार के द्वारा दमन किया जा रहा है जिन पे, और जिनको जेलों में डाला जा रहा है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी बुलंद भी क्या कहें, अपनी आवाज़ को बस कहने के लिए, अपनी हक की बात करने के लिए, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी और बेसिक राइट्स है उसकी डिमांड के लिए हम कह सकते हैं कि हमें सज़ा दी जा रही है। और शर्जील भाई को 6 साल हुए हैं, जाहिर बात है। उसके अलावा उमर खालिद हैं, अतर ख़ान हैं, खालिद सैफ़ी हैं और ताहिर भाई हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर लिस्ट आप देखिए तो ये कह सकते हैं लंबी है, हज़ारों लोग ऐसे हैं। तो हमारी लड़ाई इस देश से नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश में हो रही गलतियों से है, हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के गलत इस्तेमाल से है, हमारी लड़ाई जुडिशरी के गलत प्रयोग से है और वो इंशाल्लाह चलती रहेगी। मेरा सवाल ये रहेगा कि शर्जील इमाम पर एक आरोप लगता है कि उनकी जो एक वीडियो वायरल होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने काफ़ी प्रोपेगेंडा उसके ऊपर चलाया था, चिकन नेक वाली, कि भाई शर्जील इमाम षड्यंत्र रच रहे थे। इसको किस तरीके से देखें? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और बेल रिजेक्ट होती है शर्जील इमाम भाई की, तो उसको मतलब हमारे देश के कई सांसदों ने, जो कि किसी खास पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्होंने बताया कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और हम इसको मानते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। तो उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अगर आप पढ़िएगा तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने लिखा है कि शर्जील इमाम टॉक्ड अबाउट चोकिंग द एसेंशियल सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है? बाधक बनाने की बात। और उसमें बज़ाब्ते सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि शर्जील इमाम ने चक्का जाम करने की बात कही, शर्जील इमाम ने सड़कें जाम करने की बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय कभी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि शर्जील इमाम को ने देश काटने की बात कही। और साथ ही साथ शर्जील इमाम ने वो स्पीच कहाँ दी थी? अलीगढ़ में। अलीगढ़ का जो न्यायालय है वो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट पड़ता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज से जब 4 साल पहले शर्जील इमाम को बेल दी तो बज़ाब्ते उस बेल ऑर्डर में लिखता है कि शर्जील इमाम ने कभी वायलेंस करने की बात नहीं कही, शर्जील इमाम ने कभी हथियार उठाने की बात नहीं कही। तो भाई, जब आप कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं, ठीक है, हम बेल पे नहीं बाहर हुए, हम उसको एक्सेप्ट करके आगे की लड़ाई लड़ने को तैयार है ना, लीगली माध्यम से, तो आप इस लीगलिटी में भी अगर जाते हैं तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्यों नहीं मानते जहां वो स्पीच दिया गया? आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उस ऑब्जर्वेशन को क्यों नहीं मानते जहां उन्होंने लिखा है कि शर्जील इमाम ने चोकिंग करने की बात की, शर्जील इमाम ने चक्का जाम करने की बात कही? तो ये सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ ऑर्डर्स, सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्ट इज नॉट जस्टिफाइड। अच्छा, शर्जील इमाम को लेकर इस पूरे केस का आधार उसी वीडियो को लेकर बनाया गया, उस बयान को लेकर बनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि इस तरह के बयान शर्जील इमाम ने नहीं दी। फिर कहाँ मामला अटक रहा है? क्यों शर्जील इमाम को अभी 6 साल पूरे हो गए, क्यों नहीं उन्हें जमानत मिल रही है? देखिए, शर्जील इमाम पे जो स्पीच पे केस हुए थे वो 6 केसेस हुए थे ऑल अक्रॉस इंडिया, और उन सब पे हम जमानत से बाहर हैं जी। तो ये जो केस जिसमें शर्जील इमाम साहब को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, ये दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसका केस है। और जब दंगे दिल्ली में हो रहे हैं, हम जेल में 1 महीने पहले से हैं लगभग जी। तो ये तो ज़्यादती है। अब सरकारें क्या चाहती हैं या अदलियाँ के क्या फ़ैसले हैं, क्या उनके नज़रिया है, उस पर हम क्या ही कहें। मामला अभी लीगल है, लेकिन बस यही कहेंगे कि जुल्म है, और जुल्म की इंतहा जब होती है तो उसका कह सकते हैं कुछ ना कुछ बेहतर इंशाल्लाह सवेरे देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ चीज़ें अभी देखने को मिली, जैसे कई खबरें आई कि मुंबई जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी मिले टाइम्स ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, तो उसमें भी जो जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो 15-16 साल बाद बरी हो जाते हैं। कल भी एक मोहित खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर रेप के चार्जेस थे उत्तर प्रदेश में, वो भी बरी हो गए। गाजियाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो भी उसको लेकर बरी हो गए। अक्षरधाम का मामला था, वो भी आरोपी जो है उसमें बरी हो गए। लंबे वक्त तक 15-16 साल जेल में रह करके और उनके बाइज्जत बरी किया जाता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, खासकर अगर यूएपीए कानून की बात किया जाए तो ये ड्रैकोनियल लॉ जो बनाया गया है, ये खासकर कह सकते हैं आवाज़ों को दबाने के लिए। और अभी अगर आप यूएपीए केसेस में अगर आप देखिए कन्विक्शन कितनी होती है, तो भैया हमको लगता है 2-3% है, और आपको बाकी 97% लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और कितने को तो केसेस ख़त्म नहीं होते। तो ये एक तरीका है सरकार की अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ को दबाने के लिए। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये लगातार जो 15-16 साल पहले गए थे, आप समझिए किस सरकार के दौरे हुकूमत में गए थे, उसके बावजूद मतलब ये हिंदुस्तान में एक पैटर्न सेट किया गया है आज़ादी के बाद से, और इसे कंटिन्यूस इस्तेमाल सरकारें करती रही हैं।
कह सकते हैं अक्रॉस कम्युनिटी आवाज़ों को दबाने के लिए। अच्छा, शर्जील इमाम को जब बेल नहीं मिली अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो उन्होंने अम्मी जान के लिए अपनी ख़त लिखा था, तो क्या है अम्मी की हालत कैसी है और किस तरीके से देखें? जाहिर बात है, किसी की वालदा हो, आपकी हमारी हो, वालदा सबकी अपने बेटों से बेटियों से शफ़क़त रखती हैं, तो वालिदा हमारी परेशान रहती हैं, डिप्रेशन में हैं, वो सारी बातें सही है, बट उन्हें ही पता है कि हमने कोई डकैती नहीं, कोई मर्डर नहीं किया, कोई ऐसे हीनियस क्राइम को अंजाम नहीं दिया है कि शर्म से नज़रें झुक जाएं। वो नज़रें उठा के समाज में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं, और इस बात की खुशी है कि उनके लिए दुआ करने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं, अक्रॉस कम्युनिटी लोग हैं, तो इस बात की खुशी है, लेकिन ज़िंदा रहना है और सर्वाइवल। अच्छा, शर्जील इमाम की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से अभी तक भी वो उनकी आवाज़ में, या आप जो लोग हैं उनके परिवार के, अभी तक उनकी आवाज़ में वही दम, वही हिम्मत, जज्बा नज़र आता है, इसका क्या कहेंगे? देखिए, दम की और हिम्मत की बात नहीं, बात एक ऐसी है, एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि हाँ, हम 1992 में लगता है बिहार में दंगा हुआ था, वो कुछ उसके बाद पटना में ख़ासकर कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ था। हमारे वालिद उस समय बिहार दौरे पे थे, सिर्फ इस वजह से, खासकर मगध इलाके में, कि कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं आपसी उन्माद पैदा ना हो जाए दो गुटों के बीच। और हम पैदा हुए थे और हमारे बड़े भाई जो हैं वो 2-2.5 साल ऐसे ही कुछ रहे होंगे, 3 साल के। हमारी वालदा को सारी चीज़ें अकेले करने पड़ रही है। हमारी वालदा ने मुझे कंधे पे लिया और भाई को हाथ में पैदल ले करके, वो सब्ज़ी बाग एक जगह पड़ता है पटना में, सब्ज़ी बाग के बाज़ार में जा रही हैं, सब्ज़ियाँ ला रही हैं, साग सामान ला रही हैं घर में, और वैसे माहौल में हमारी परवरिश हुई है। हमारे वालिद ने अपने 35-40 साल ज़िंदगी के आवाम के बीच दिए हैं, तो ये चीज़ें तो हम बचपन से देख रहे हैं। ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसा नहीं है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं आवाम के लिए, संघर्ष शुरू से ही रहा। हाँ, लेकिन अब डर की क्या बात है भाई? डर यही है कि एक बात बताएं, जिस आदमी का ईमान पक्का होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिस आदमी का ईमान पक्का है ऊपर के लिए, उसको इस बात का हमें पता है कि मौत हमारी बरहक है, जिस दिन आनी ही आएगी। हमारे साथ जितनी जुल्म इंतहा कर सकते हैं करें, हमें हथियार तो उठाना नहीं, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक लड़ सके लड़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी स्पीच में आपने एक छोटी सी बात कही थी कि आपके ऊपर भी पुलिस का जो एक जुल्म था वो भी देखने को मिला, आपको पुलिस ने कह सकते हैं, मैं उस सब को दोहराना नहीं चाहता, सुन के ही रूह कांप जाती है, तो वो क्या वाकया था, क्या मामला? वो जब शर्जील भाई का वो स्पीच वाला मामला हुआ था, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया और ये जो हमारी नेशनल मीडिया है, इसमें मेरे वीडियोस चलाए जा रहे थे बिहार के, जिसमें मैं प्रोटेस्ट कर रहा था वहाँ पे CNRC बिहार में, पटना, गया और जहानाबाद, ये 3 क्षेत्रों में था। उसके वीडियोस चलाए जा रहे थे लगातार, और उसमें बोला जा रहा था कि भाई ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद मुझे उठाया गया था और मुझसे इंट्रोगेशन की गई थी, और इंट्रोगेशन के बीच का ही मामला है। बिल्कुल, दर्शकों, मिले टाइम से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये शर्जील इमाम के भाई थे, जो आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रोग्राम रखा गया था, तमाम जो दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें ताहिर हुसैन का नाम है, तस्वीर है, उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। तो शर्जील इमाम को 6 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से इस बार जमानत नहीं मिली, बेल नहीं मिली, बाकी कुछ लोग ज़रूर बाहर आए, लेकिन अब उनके दर्द को बयां करने के लिए उनके परिवार के लोग और कुछ और लोग भी आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी को 6 साल पूरे हो चुके हैं। उमर खालिद की गिरफ्तारी को भी तकरीबन 6 साल होने वाले हैं। इन दोनों को अभी तक ज़मानत नहीं दी गई है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि ताहिर हुसैन की भी ज़मानत की अर्जी खारिज कर दी गई है। ताहिर हुसैन पार्षद थे, आम आदमी पार्टी से उनका ताल्लुक़ था चांदबाग में, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बीच में उनको रिहाई भी मिली, चुनाव लड़ने के लिए दोबारा जेल भेज दिया गया और उनकी ज़मानत की पिटीशन भी खारिज कर दी गई है। हालांकि 5 जनवरी को कुछ लोगों को ज़मानत मिल गई थी, जिनमें मिरान हैदर, शिफाउर रहमान और गुलफिशा फातिमा वगैरह का नाम शामिल है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।